हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 किया, उसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़े और बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि हम सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जितने भी इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं उनको हम करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक्स इंडियन पॉलिटी के पूरी रिविजन सीरीज में करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको MCQs कराऊंगी। तो चलिए आज फिर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखते हैं। और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल में सबसे पहले दैट्स आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल 44 किसके रिलेटेड है? इट इज़ अबाउट द UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? बेसिकली इसमें ये बताया जाता है कि इस आर्टिकल में कि हमारी जो कंट्री है उसमें हर एक सिटीज़न के लिए सेम सोशल लॉज होने चाहिए, जैसे मैरिज के रिलेटेड, एडॉप्शन के रिलेटेड, प्रॉपर्टी शेयरिंग के रिलेटेड। ठीक है, तो जो भी सोशल लॉज है वो जैसे फैमिली रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो सेम होने चाहिए हर एक के लिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल लॉज सेम होने चाहिए, यूनिफॉर्म एक कोड होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे मुस्लिम्स है उनको शरीयत बोर्ड के, शरीयत लॉज के अंडर वो अपनी मैरिज, अपनी जो है प्रॉपर्टी शेयरिंग या अपने जो है एडॉप्शन का ये सारा कुछ करती है। और जो मैरिज लॉज भी है वो भी शरीयत लॉ के अंडर है, और हिंदू लॉज के अंडर। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC जो है जो आर्टिकल 44 के अंडर आता है। और इवन जो इस टाइम की गवर्नमेंट है, BJP गवर्नमेंट के जो है इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UCC था। UCC कोड हमारा इस टाइम पे सिर्फ एक जगह पे है, गोवा में जो गोवा इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी है और चल रहा है वो पहले से ही। तो आर्टिकल 44 हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है, लेकिन अभी ये लागू हमारे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो कन्फ्लिक्ट रेज हो सकता है। इसके बाद अगर हम आर्टिकल 45 की बात करेंगे, ये प्रोवाइड करता है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। देखो आर्टिकल 45 जो है ना, इसका जो सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट ये चेंज किया गया बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये मैंने आपको 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का इससे पहले भी बताया, क्योंकि आर्टिकल 21A ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। दैट मीन्स एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और उसी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इस आर्टिकल का सब्जेक्ट चेंज किया गया, और इस आर्टिकल में प्रोविजन रखा गया अर्ली चाइल्डहुड और केयर एंड एजुकेशन के लिए। जो 6 साल तक के बच्चे हैं, अप टू द 6 ईयर, 6 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया है DPSP में, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एक चैप्टर है उसमें। तो अंडर आर्टिकल 45 ये है। आर्टिकल 45 हमें बताता है कि प्रोविजन रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बच्चों के लिए जो कि 6 साल तक के बच्चे होते हैं। बाकी 6 साल से बराबर 14 साल तक 6 to 14 ईयर्स तक ऑफ एज जो है, उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन किस आर्टिकल के अंडर रखी गई है? आर्टिकल 21A के अंडर रखी गई है। ठीक है, आर्टिकल 46 हमें क्या बताता है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। आर्टिकल 46 हमें बताता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। जितने भी पहले लोअर कास्ट थे ना, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन देखना पड़ा, तो अभी हम SC और ST और बाकी जो वीकर सेक्शंस होते हैं ना, उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ावा देना, ये गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। ये अंडर आर्टिकल 46 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 46, जो कि अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब या बाकी वीकर सेक्शंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट शुड प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस। अगर हम आर्टिकल 50 की बात करेंगे, दिस इज ऑल्सो द बेसिक प्रिंसिपल, बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ दिस वन ऑफ द बेसिक दिस फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। मतलब कि ये दो विंग्स अलग अलग होने चाहिए, जुडिशरी अलग होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑर्गन्स, 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इसलिए अलग होनी चाहिए, जो एग्जीक्यूटिव काम करता है ना,
तो वो खुद ही खुद को जज नहीं कर सकता है। आपको लगता है कोई बंदा खुद ही बोलेगा कि मैंने काम गलत किया, तो इसके लिए अलग होना चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए जुडिशरी, जो कि एग्जीक्यूटिव का काम देखेगी और ये बताएगी हमें क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको पेनल्टी प्रोवाइड करेगी, उसको पेनल्टी देगी, उसको सज़ा सुनाएगी, और अगर कर रहा है तो बोलेगा कि ठीक कर रहा है। तो जुडिशरी सेपरेट होनी चाहिए फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एक ही बंदे में जुडिशरी भी रखोगे और एग्जीक्यूटिव भी रखोगे, कोई बंदा खुद से खुद को जज नहीं कर सकता है, वो हमेशा बोलेगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ। तो उस काम को देखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम चलाने के लिए सेपरेट होना चाहिए, जुडिशरी सेपरेट होनी चाहिए और एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए। पहले क्या था, डीसी जो होता था उसके पास जुडिशियल पावर्स भी होते थे और एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होते थे इंडिपेंडेंस से पहले, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ये हमारे ये बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक स्ट्रक्चर में रखा गया है, क्योंकि याद रख लेना ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है। So Article 15 says about the separation of judiciary from executive, right? Okay, moving to another important article, Article 51, promotion of international peace and security। जितनी भी हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस होती है ना बाकी कंट्रीज़ के साथ, जो भी हमारी रिलेशंस होंगी, फॉरेन रिलेशंस होंगी, तो आर्टिकल 51 उसके साथ हमें बताता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हम एक तो हमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है और इंटरनेशनल पीस भी कायम रखना है, वो बाकी कंट्री के साथ हमें अमन कायम रखना है। तो आर्टिकल 51 सेज अबाउट द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। Article 51A is also among the most important articles। Article 51A ये एक चैप्टर ही प्रोवाइड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी में। वो चैप्टर क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर। बेसिकली आर्टिकल 51A पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देखो अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, अमेंडमेंट एक्ट होता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं, तो उनको भी हमने नंबरिंग किए। जैसे मैंने अभी आपको 86 वाले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताया, जिससे हमें 21A आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया और 45 आर्टिकल का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया। वैसे ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया, 51A आर्टिकल 51A को इंट्रोड्यूस किया गया, फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये एक स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी, उसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 51A, राइट। इसके बाद आर्टिकल 72 हमें प्रोवाइड करता है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, सस्पेंड, रिमिट एंड कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। आपको पता होगा जब भी किसी को लाइफ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस मिलता है, लाइफ सेंटेंस मिलता है या कोई भी पनिशमेंट मिलता है, तो उसको चेंज कौन कर सकता है, अल्टीमेटली उसको मर्सी मिल सकती है, उसको प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है। तो प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि वो किसी के पनिशमेंट को माफ़ कर सकता है, किसी के पनिशमेंट को कुछ देर तक रोक सकता है, किसी के पनिशमेंट का जो है फॉर्म चेंज कर सकता है। अगर किसी को लाइफ पनिशमेंट बोलते हैं ना, जेल, उम्र जेल मशक्क़त विद वर्क किसी को रखा गया है, वो उसको चेंज कर सकता है। या किसी को 20 साल की सेंटेंस सुनाई गई, तो अगर प्रेसिडेंट को लगेगा वो उसको 10 साल आ सकता है। तो ही कैन पार्डन, ही कैन सस्पेंड, ही कैन रिमिट एंड ही कैन कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में वो माफ़ कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट, उसके पास ये पावर होता है। पार्डनिंग पावर उसको बोलते हैं, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और ये अंडर आर्टिकल 72 आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी लिख के रखो। अंडर आर्टिकल 72 डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। Okay, moving to another important article, Article 74. Article 74 is the bedrock principle of parliamentary form of government। हमारी जो गवर्नमेंट है ना, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे पास पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी पार्टी है ना, वो पार्लियामेंट में जाके फिर गवर्नमेंट बनाती है, और वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है टू लोकसभा। मतलब उनका जो वो मेजॉरिटी है ना, वो बरकरार रहनी चाहिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74 हमें बताता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा इंडिया में, और जो कि एड और एडवाइस करेगा किसको? प्रेसिडेंट को। मतलब प्रेसिडेंट जो भी काम करता है ना, उसको मशवरा कौन देगा? उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा कि क्या क्या करना है, फिर प्रेसिडेंट साइन करता जाएगा। तो आर्टिकल 74 डील्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, राइट। आर यू गेटिंग मी? कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यूनियन लेवल पे, उसको कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो उसका आंसर है आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75।
ठीक है, क्योंकि ये सब डील करते हैं इसी के साथ। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड दे शैल एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, राइट। सो आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 डील्स विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया एट सेंट्रल लेवल, और आर्टिकल 74 हमें बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, राइट। आर्टिकल 76 बिलोंग करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। आर्टिकल 76 डील करता है इसके साथ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ। और अटॉर्नी जनरल क्या होता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है, सजेस्ट करता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे रिप्रेजेंट होता है किसी भी कोर्ट में, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई केस चल रहा है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया एंड इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल 76 डील करता है इसके साथ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ। आर्टिकल 78 क्या है? आर्टिकल 78 डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट्स द फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एटसेट्रा। तो आर्टिकल 78 हमें बताता है कि ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि जो कुछ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करे या जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन में चलता हो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर एक कनेक्टिंग लिंक है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिटवीन, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी हमारे पास मिनिस्टर्स होते हैं ना, जो कैबिनेट में बैठते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी वो काम करते हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहा होता है, प्राइम मिनिस्टर वो सारी इन्फॉर्मेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है, उसके साथ कम्युनिकेट करता है। सो प्राइम मिनिस्टर इज अ कनेक्टिंग लिंक। मैं आपको आर्टिकल्स के साथ साथ इसलिए एक्सप्लेनेशन देती हूँ ताकि आपको पूरी पॉलिटी ज़बानी याद हो जाए, और आपको मैं एडिशनल पॉइंट से प्रोवाइड कर रही हूँ। सो आर्टिकल 78 deals with the duties of the prime minister as respects the furnishing of information to the president etc, right। आर्टिकल 110 को मैंने हाईलाइट किया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लो। आर्टिकल 110 हमें डिफाइन करती है मनी बिल, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। एक मनी बिल कौन सी बिल होगी? ये हमारे अंडर आर्टिकल ये हमारे आर्टिकल 110 में दिया गया है कि किस बिल को हम मनी बिल बोल सकते हैं। मनी बिल एक स्पेशल बिल होती है जिसके साथ थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट में, जो डिफरेंट प्रोसीजर से जाती है, तो इसलिए उसको देखना ज़रूरी है कि कौन सी बिल मनी बिल है, कौन सी बिल मनी बिल नहीं है। एक नया डिस्प्यूट भी आ गया था रिसेंटली, जिसमें ये बताया गया कि आधार बिल को क्यों एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, क्योंकि फिर बोला गया कि जितनी भी वेलफेयर सोशल वेलफेयर स्कीम्स है उनकी जो पैसे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती हैं, और आधार का लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पैसे ज़ाया नहीं होने चाहिए। तो इसलिए आधार बिल को क्या किया गया? एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस किया गया। मनी बिल को सर्टिफाई करता है स्पीकर कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, ये हमें बोलता है कौन? स्पीकर के पास ये पावर है। और मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, ठीक है, राइट। और मनी बिल ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेसिडेंट जो क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस की जाती है पार्लियामेंट में, लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आर्टिकल 110 डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। ओके, मूविंग टू अनदर आर्टिकल। आर्टिकल 112 हमें बताता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट के बारे में। आर्टिकल 112 हमें बताता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, जिसको हम बजट बोलते हैं। बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म लिखा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। सो बजट जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये अंडर आर्टिकल 112 आ जाता है। आर्टिकल 123 जो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिस्प्यूट में हमेशा रहता है। आर्टिकल 123 जो है ना 123 डील करता है प्रेसिडेंट के एक पावर के साथ। कौन सा पावर? कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस पे इशू करेगा। कब ऑर्डिनेंस इशू करेगा? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, क्योंकि एक लॉ को बनाने के लिए हमारे दोनों हाउसेस सेशन में होना ज़रूरी होते हैं। अगर कोई भी हाउस सेशन में नहीं हो, अगर दोनों लोकसभा राज्यसभा के सेशन में नहीं है या एक हाउस सेशन में नहीं है, तो कोई लॉ बन सकता है? नहीं बन सकता ना, क्योंकि दोनों हाउसेस प्रेजेंट होने चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होता है? अगर मजबूरी पड़ती है ना, जब पार्लियामेंट का रिसेस चल रहा होता है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 123। और ये ऑर्डिनेंस तभी इशू करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। तो ऑर्डिनेंसेस इशू करता है कौन? प्रेसिडेंट। और वो ऑर्डिनेंस बराबर लॉ का इफेक्ट रखती है। लेकिन ये इसलिए न्यूज़ में ज़्यादा रहता है
बोला गया है कि प्रेसिडेंट को इमरजेंसी के मतलब जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है तब ऑर्डिनेंसेस इशू करने चाहिए और जब पार्लियामेंट रिसेस में नहीं होगा, क्योंकि इसका मिसयूज़ किया गया है। बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसी थी जो जानबूझकर पार्लियामेंट का सेशन क्लोज करती थी फिर या पार्लियामेंट को नहीं सेशन लाती थी सो दैट कि वो ऑर्डिनेंस कर पाए, क्योंकि ऑर्डिनेंस वाला जो रूट होता है ना वो ईजी होता है किसी भी गवर्नमेंट को कोई भी लॉ लाने के लिए, क्योंकि अगर उसको बिल लानी पड़ेगी ना तो पार्लियामेंट उसका अपोजिशन होगा, बिल पास होना मुश्किल होता है, तो फिर ऑर्डिनेंस रूट लिया जाता है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जब इशू करता है उसका कोई पास होना ज़रूरी नहीं होता, वो ऑर्डिनेंस इशू करता है और वो लॉ का इफेक्ट रखता है। तो इसीलिए जो ऑर्डिनेंसेस है ना इसको एहतियात से यूज़ करना होता है। ऑर्डिनेंस पावर जो हमारा प्रेसिडेंट का है वो बराबर लॉ मेकिंग पावर है, जैसे पार्लियामेंट में कोई लॉ बनता है उसी हिसाब से जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस इशू करता है अंडर आर्टिकल 123। Right? Are you getting me? Okay. आर्टिकल नंबर 143, आर्टिकल नंबर 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। अगर प्रेसिडेंट को किसी भी इशू पे लगेगा कि उसको सुप्रीम कोर्ट के कंसल्टेशन की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट की सजेशन की ज़रूरत है, तो अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करेगा कि इस इशू पे मुझे सजेशन दो, और जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो बाइंडिंग नहीं होता है प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट की मर्जी होती है वो मानेगा या नहीं मानेगा। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि अंडर आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल जो आर्टिकल 143 ये प्रेसिडेंट को पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करने के लिए। राइट? यहां तक समझ आ गया? ओके। आर्टिकल नंबर 148, आर्टिकल 148 जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 हमें डील करता है किसके साथ? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ। आर्टिकल 148 कैग के साथ डील करता है। तो कैग क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है आर्टिकल 148, इवन आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक हमें कैग के बारे में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। और कैग क्या होता है? कैग होता है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, जितने भी पैसे खर्च करता है ना गवर्नमेंट उस पर ऑडिट करता है कैग। तो कैग इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। कैग इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। कैग इज अ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक है, तो कैग के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? कैग के साथ आर्टिकल 148 डील करता है। राइट? यहां तक समझ आ गया? आर्टिकल 149 हमें बताती है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कैग। तो मैंने बोला आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक कैग के बारे में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कैग क्या होता है? ये होता है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। जो भी लोगों के पैसे खर्च करता है ना गवर्नमेंट, उससे हिसाब लेता है गवर्नमेंट से, ऑडिटिंग करता है, ऑडिट करता है। तो आर्टिकल 149 में लिखा है कि ड्यूटीज क्या है कैग की और पावर्स क्या है कैग के। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो आज हम यहां तक कर लेते हैं। आई होप आपको इस सेशन से बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा, और डू राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ मच यू आर लाइकिंग दिस सेशन, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम बच्चों को फ़ायदा मिले। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।